हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेबिन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम सेबिन फार्मूला के बेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब डब्ल्यू.सी. सेबिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एकॉस्टिक पे स्टडी किया था। एकॉस्टिक यानी क्या? ध्वनि शास्त्र। साउंड के रिलेटेड जो भी सारी प्रॉपर्टी आती है, साउंड का जो स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं एकॉस्टिक। तो डब्ल्यू.सी. सेबिन ने उस पर कुछ स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वो रिवर्बरेशन टाइम के दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले थे। तो वही लिखा है बोर्ड पे कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंक्लूड किए थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किए थे? रिवर्बरेशन टाइम के। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि रिवर्बरेशन क्या है, रिवर्बरेशन टाइम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन देख लेते हैं। रिवर्बरेशन यानी क्या? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे कि एक रूम है, बड़ा हॉल है, बड़े हॉल में जब दो लोग बात करते होते हैं तो क्या होता है? नॉइस क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका साउंड जो होता है दीवारों से, छतों से, फ्लोर से टकराते 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 जब साउंड का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तभी नॉइस कम होने वाला है। यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड जो है उसे हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। जैसे कि साउंड निकला, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे इसका कुछ एनर्जी कम हुआ, कुछ एम्पलीट्यूड कम हुआ, बाद में यहाँ पे टकराया और एनर्जी कम हुआ, यहाँ पे टकराया और एनर्जी कम हुआ, यहाँ पे टकराया एकदम एनर्जी कम हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? साउंड का एम्पलीट्यूड 0 तो नॉइस यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। और रिवर्बरेशन टाइम यानी क्या? रिवर्बरेशन टाइम यानी कि जो हमने साउंड निकाला है बड़े हॉल में, वो साउंड को अपना इंटेंसिटी 60 डेसिमल करने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। जैसे कि यहां से साउंड निकाला हमने, अब यहां से जब साउंड निकाला तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होगा? एक जगह पे यहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा। यानी कि यहां पे सपोज करते हैं कि यहां कहां पे सपोज करते हैं, यहां कहां पे इसका साउंड 60 डेसिमल हो गया है। सपोज करते हैं 100 डेसिबल का साउंड था और ये 100 डेसिमल के साउंड को अपना इंटेंसिटी 60 डेसिमल होने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। डिटेल में सारी बातें समझ चुके हैं हम, ठीक है। तो रिवर्बरेशन टाइम पे ये डब्ल्यू.सी. सेबिन ने दो कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन क्या था कि जो रिवर्बरेशन टाइम टी है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है यानी क्या? कि जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा रिवर्बरेशन टाइम होगा, ठीक है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा रिवर्बरेशन टाइम होगा। सपोज करते हैं कि हमने बड़ा वॉल्यूम लिया, ठीक है। अब यहां से साउंड निकला, इसका सपोज इंटेंसिटी 100 का था, सपोज 90 डेसिमल हुआ, यहाँ पे टकराया, सपोज एक बार टकराने पर 10 डेसिमल कम होता है तो 80, फिर यहाँ पे टकराया 70, फिर यहाँ पे टकराया 60। यानी इसको कुछ टाइम लगा, सपोज लगा 2 मिनट लगे, सपोज 2 मिनट लगे, रिवर्बरेशन टाइम इतना है। अगर हम छोटा सा वॉल्यूम ले ले तो क्या होगा? यहाँ पे टकराया, तुरंत यहाँ पे टकराएगा, तुरंत यहाँ पे टकराएगा, तुरंत यहाँ पे टकराएगा, यानी इसकी एनर्जी जल्दी से लॉस्ट होती जाएगी और ये तुरंत ही 100 डेसिमल में से 60 डेसिमल में तुरंत ही आ जाएगा, बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? जितना बड़ा वॉल्यूम रूम का यानी कि हॉल का उतना ज्यादा रिवर्बरेशन टाइम। जितना ज्यादा रिवर्बरेशन टाइम होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन चला करेंगे, साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते रहेंगे तो नॉइस क्रिएट होता रहेगा। यानी जो बड़े हॉल होते हैं वो गूंजते क्यों हैं? क्योंकि उनका वॉल्यूम बड़ा होता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ज्यादा होते हैं। जबकि घर के अंदर ऐसे कुछ रूम गूंजते नहीं है। क्यों? छोटा सा वॉल्यूम होता है, जल्दी से टकरा के 60 डेसिमल तक आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट शायद से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है रिवर्बरेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट एरिया। यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे सरफेस का तो रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लगभग 100 मीटर स्क्वायर का एरिया का एक ओपन विंडो लिया, हमने कुछ साउंड दिया ओपन विंडो को। पिछले वीडियो में समझ लिया था ओपन विंडो क्या है, परफेक्ट एब्सॉर्बर है। जो भी साउंड दिया ओपन विंडो में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बड़ा एरिया है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कम है ही नहीं, ऐसे ही चला जाएगा, नहीं रिवर्बरेशन होने ही नहीं वाला है तो रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। जबकि हमने छोटा सा 1 मीटर स्क्वायर का ओपन विंडो लिया, कुछ साउंड दिया तो साउंड कुछ तो पास हो गया लेकिन कुछ तो निकला,
रिफ्लेक्ट होके कुछ तो रिवर्बरेशन होगा, तो रिवर्बरेशन टाइम तो कुछ तो होगा। यानी जितना छोटा एरिया लेंगे उतना रिवर्बरेशन टाइम बढ़ेगा, और जितना बड़ा विंडो लेंगे, एरिया लेंगे, तो रिवर्बरेशन टाइम एकदम से कम हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन करते हैं तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई A हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई A, ऐसे लिख सकते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई A, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है हमें, तो एक कांस्टेंट रख देंगे और इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, K लगा दिया, K V बाई A, जहां पे K क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहां तक इक्वेशन हमें समझ में आ गया है, रिवर्बरेशन टाइम इज इक्वल टू K V बाई A। तो अब हम यही इक्वेशन को लेके चलेंगे। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, सपोज करते हैं। ए क्या था, अभी हमने देखा ए था इफेक्टिव एरिया, यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है। ए कहाँ गया, यहाँ पे था ए यहाँ पे लिखा था ए इफेक्टिव एरिया, आगे की स्लाइड पे होगा शायद से, हाँ, प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट एरिया। इक्विवेलेंट एरिया ए क्या है, इक्विवेलेंट एरिया है। अब इक्विवेलेंट एरिया का मतलब क्या होता है, तो वहां पे लिखा है कि इक्विवेलेंट एरिया इज इक्वल्स टू जो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई विद जो सरफेस है, वो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट जिसको ए से डिनोट करते हैं और टोटल सरफेस एरिया जिसे एस से डिनोट करते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी देख ली थी। तो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट यानी क्या, कोई एक मटेरियल है, सपोज करते हैं कॉम्प्रेस्ड फाइबर है, उसका एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैसे ढूंढेंगे, तो वो कितना साउंड एब्सॉर्ब कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ओपन विंडो। तो हो गया एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और इसका सरफेस कितना है, एस जितना है। तो बस यही चीज हम ये इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 3 में, तो मिल जाएगा T इज इक्वल टू KV बाई A इंटू S। अब मान लेते हैं कि हॉल में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सबका सरफेस एरिया अलग अलग है, सबका सरफेस एरिया कोई का S1 है, कोई का S2 है, कोई का S3 है, अलग अलग मटेरियल है, तो उनके अलग अलग एब्सॉर्बिंग कोएफिशिएंट होंगे। सपोज करते हैं A1 A2 A3, सरफेस S1 का A1 कोएफिशिएंट, S2 का A2 कोएफिशिएंट, S3 का A3 कोएफिशिएंट। यानी कि इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है A इंटू S, तो बहुत सारे मटेरियल है, ये एक मटेरियल की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, कुर्सी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड फाइबर है, लकड़ा है, ठीक है, लैंप है, तो सबके A1 इंटू S1, A2 इंटू S2 प्लस A3 इंटू S3 करते करते जितने भी मटेरियल है उसके A इंटू N हम ऐड कर देंगे। अब ये जो हमें A का वैल्यू मिला वो हम ये इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन 3 में तो यही लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे, T KV एज इट इज लिख लिया, A की जगह क्या लिखेंगे, A1 S1 वाला टर्म, ये पूरा ये टर्म लिख लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, KV डिवाइड बाय समेशन ऑफ EISI, ठीक है। EISI यानी क्या, अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 से लेके N, I इज इक्वल टू 1 लिया तो A1 S1, फिर समेशन का साइन यानी प्लस, फिर I बराबर 2 यानी A2 S2, फिर समेशन का साइन यानी प्लस, ऐसे करते करते N तक, ठीक है। अब ये जो K जो है, जो कांस्टेंट था, वो सैबिन ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके K का वैल्यू दे दिया 0.167, ये कांस्टेंट का वैल्यू। तो 0.167 V एज इट इज डिवाइड बाय ये EISI समेशन एज इट इज, जहां पे V क्या था, वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो वही लिखा है। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये वाला भी याद रख लेना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसको बोलते हैं सेबिन्स फॉर्मूला। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये इक्वेशन के बाद सेबिन ने दो इंपॉर्टेंट और दो कंक्लूजन दिए। उन्होंने क्या बोला कि जो रिवर्बरेशन टाइम है वो बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम हुआ रिवर्बरेशन टाइम, यानी रिवर्बरेशन टाइम यानी क्या, साउंड को अपना इंटेंसिटी 60 डेसिमल करने में कितना टाइम लगता है। अगर साउंड ने तुरंत ही 60 डेसिमल अपना इंटेंसिटी कर दिया तो क्या होगा, जल्दी से साउंड वैनिश हो जाएगा, यानी जल्दी से साउंड बोला और खत्म हो गया, तो ऑडियंस को इतना सुनाई देगा नहीं। यानी रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे लिखा है इफ रिवर्बरेशन टाइम इज टू शॉर्ट, अगर बहुत कम है तो साउंड वैनिशेस वेरी रैपिडली, जल्दी से साउंड खत्म हो जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस साइलेंस क्विकली, एकदम से शांति छा जाएगी, यानी कि जो बोल रहा है उसका इतना अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिवर्बरेशन टाइम है ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी 60 डेसिमल होने में 100 में से 60 डेसिमल होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। क्यों, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलते जा रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलते जा रहे हैं, यानी कि साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, साउंड एक दूसरे के ऊपर
ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, इसका मतलब नॉइस क्रिएट हो रहा है। नॉइस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भाषण दे रहा है उसका आवाज अच्छे से ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहा है। यानी कि रिवर्बरेशन टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है, इफ रिवर्बरेशन टाइम इज टू लार्ज, बहुत ज्यादा होगा तब क्या होगा, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड ओवरलैप्स एंड नॉइस इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या निकला कि बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए रिवर्बरेशन टाइम, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी मीडियम होना चाहिए। तो वही लिखा है, सो रिवर्बरेशन टाइम मस्ट बी ऑप्टिमम होना चाहिए, जैसे कि नॉट वेरी शॉर्ट और ज्यादा भी होना चाहिए नहीं। अब लास्ट पॉइंट लिखना है जो ये टॉपिक में हमें, वो होगा कि मेथड टू कंट्रोल रिवर्बरेशन टाइम, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल में करे, रिवर्बरेशन टाइम को कैसे कंट्रोल में करे, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सफिशिएंट ऑडियंस होनी चाहिए हॉल में। अगर हॉल में सफिशिएंट ऑडियंस है तो क्या होगा, साउंड एब्सॉर्ब हो जाएगा ऑडियंस के बीच में, तो रिवर्बरेशन टाइम ऑप्टिमम हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो साउंड क्लियर आएगा जो बोल रहा है उसका। नेक्स्ट है, कवर द फ्लोर एंड द वॉल विथ साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल। जो भी फ्लोर होते हैं, वॉल होते हैं, जो सीट के मटेरियल होते हैं, वो साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल से कवर कर लो, जिसके कारण साउंड एब्सॉर्ब हो जाए। जैसे कि हो गया कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ठीक है। शायद से आपने सिनेमा हॉल में दीवार पे ऐसे डॉट डॉट होल होल वाली दीवार देखी होगी। वो क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर साउंड फंस जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके जीरो हो जाता है, तो नॉइस क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग कर्टेन्स विथ फोल्ड्स। पर्दे का यूज करो, बहुत सारे फोल्ड वाले पर्दे, तो साउंड का क्या होगा, उसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे कि ऐसा कुछ हमने पर्दा लिया है, जैसे कहते हैं ऐसे ऐसे कुछ फोल्ड वाला पर्दा है, तो साउंड यहाँ पे घुसा, यहाँ पे इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके ये नॉइस क्रिएट करना बंद हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जीरो कर देगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कम हुआ, रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाएगा, नॉइस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग स्टेप्ड सीट इन हॉल। स्टेप्ड सीट शायद से आपने देखी होगी सिनेमा हॉल्स में, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे कुर्सियां जो है वो यहाँ पे रखी जाती है, यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। ये स्टेप का भी वही फंक्शन है कि जो भी साउंड आएगा ऐसे करके आया, वो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता जाएगा और रिवर्बरेशन टाइम को ऑप्टिमल कर देगा। अगर सीधा रखा तो रिवर्बरेशन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ दीवार या कुछ है नहीं, इसलिए। और लास्ट है, बाय यूजिंग ओपन विंडो। ओपन विंडो का यूज कर लो तो रिफ्लेक्शन होने का सवाल नहीं है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, नहीं होगा तो रिवर्बरेशन टाइम ऑप्टिमल रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।